आप सभी को मेरा नमस्ते। तो भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ रहे थे। सबसे पहले आपका प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो हमने कुछ इसमें एक्ट को पढ़ लिया है ना। तो उसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 का चार्टर अधिनियम में क्या आया, उसमें हम एक एक से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट में हम देखते हैं, तो इसमें एक बदलाव आता है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो भारत पर एकाधिकार उसने जमा के रखा था, व्यापार करती थी। तो जो व्यापार के एकाधिकार उसको प्रदान किया गया था। तो 1813 के एक्ट के बाद क्या होता है कि जो व्यापार के एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और अन्य जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं उनके लिए व्यापार के लिए भारत को खोल दिया जाता है कि अब कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी व्यापारी होगा, तो वो भारत से व्यापार कर सकता है। तो सबसे पहला बदलाव इसमें यही आता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। तो यहां से क्या होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था भारत में व्यापार करने का एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक अपवाद रहा यहां पर कि जो चाय यानी कि टी और चीन से व्यापार के एकाधिकार रहा। तो सबसे पहले ये प्रावधान हम देखते हैं कि 1813 में क्या बदलाव आया। तो 1813 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत से व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और एक जो चाय और चीन थी उसे व्यापार के एकाधिकार बना रहा। ठीक है। और इसके बाद सभी कंपनियों को छूट दे देगी कि कोई भी ब्रिटेन की कंपनी है, कोई भी व्यापारी है, भारत से व्यापार कर सकता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें यह है कि इस अधिनियम के बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार की अनुमति। ठीक है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो आपने देखा 1813 के चार्टर में। पहला यह था कि इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और अब कोई भी व्यापारी भारत से व्यापार कर सकता था। लेकिन एक अपवाद बना रहा कि चाय और चीन से जो व्यापार के एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था, तो वो बना रहा। दूसरा ये प्रावधान किया गया कि जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में स्वतंत्रता दी गई कि आप भारत में जा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण हमने प्रावधान इसमें देखे। फिर हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। तो 1833 में क्या बदलाव आया, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है। तो 1833 में हम देखते हैं कि जो बंगाल का हमने देखा था जो गवर्नर जनरल था, तो सबसे पहले क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहां से आप देखते हैं एक चीज कि जो पूरे भारत का एकीकरण कर दिया गया और यहां से आपको केंद्रीकृत शासन जैसी व्यवस्था दिखाई देती है, क्योंकि
क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और पूरे भारत का शासन प्रशासन किसके अंडर में आ गया था, वो भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आ गया था। यहां से आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो सबसे पहला इसमें प्रावधान हम देखते हैं। तो इससे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले बदलाव यही किया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बाकी सभी जो गवर्नर जनरल थे, बाकी जो प्रेसिडेंसी थे वहां से, तो उन सबको इसके अधीन कर दिया गया और पूरे भारत का प्रशासन संभालने का काम किसके पास में आ गया, तो भारत के गवर्नर जनरल के पास में आ गया। दूसरा क्या था, इसकी जो परिषद थी 4 सदस्यीय परिषद थी जिसके माध्यम से यह भारत का प्रशासन संभालता था, उसमें एक नए सदस्य को जोड़ा गया और इसमें एक नए सदस्य जोड़ा गया विधि सदस्य, यानी कि जो विधि कानून निर्माण करने वाली जो संस्था होती है उसके लिए एक विशेषज्ञ को जोड़ा गया कि काम को थोड़ा सा बहुत अच्छे से अलग अलग स्पेसिफिक किया जा सके, तो इसलिए एक विधि सदस्य की संकल्पना यहां से आती है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। तो पहले विधि सदस्य कौन है, इसका कमेंट कर सकते हैं आप। तो हम यहां से देखते हैं कि पूरे भारत का जो प्रशासन है एक केंद्रीकृत प्रशासन आपको दिखाई देता है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है, बाकी गवर्नर जनरल तो इसके अधीन कर दिए गए और पूरे भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी किसके पास आ गई, भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गई। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक कमी दिखाई दे रही होगी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है वही सब काम कर रही है, कि कानून बनाने का काम भी गवर्नर और गवर्नर जनरल की परिषद कर रही है और लागू कराने का काम भी वही कर रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जो कानून बनाने का काम एक अलग चीज है और कानून को क्रियान्वित करने का अलग चीज है। क्योंकि कानून बनाने के लिए आपको अलग एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, एक अलग कौशल की आवश्यकता होती है ना। एक स्पेसिफिक व्यक्ति होना चाहिए कि कौन से कानून की आवश्यकता है, क्या उसमें प्रावधान डाले जाने चाहिए। तो इस कमी को महसूस किया गया, उसके लिए एक अलग से चार्टर आता है, उस चार्टर का नाम है 1853 का चार्टर। तो इसमें हम देखेंगे जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको 2 भाग में बांट दिया गया और 2 भाग बनाए गए कि एक कानून बनाने वाली संस्था होगी और एक कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्था होगी। तो सबसे पहला परिवर्तन यही होगा, इसमें जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसको 2 भागों में बांटा। एक क्या है, विधायी परिषद, जो कानून बनाने का काम करती थी उसको विधायी परिषद कहा गया। एक थी इसमें कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद, और कार्यकारी परिषद का कार्य था कानूनों को लागू करना। तो यहां से आपने देखा था कि पहले 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद में एक आवश्यकता पड़ी तो एक जिनको जो परिषद थी गवर्नर जनरल की उसमें एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। उसके बाद में देखते हैं कि भारत का प्रशासन बहुत ब्रॉड हो गया था, अब इनको संभालना एक मुश्किल था, तो हमें एक आवश्यकता इस चीज की पड़ी कि एक अलग से संस्था बने जो कानूनों का निर्माण करे और एक अलग से संस्था हो जो कानूनों को लागू करने का काम करे, क्योंकि कार्यभार बहुत बढ़ चुका था। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए फिर 1853 का चार्टर आता है और इसमें जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग का नाम है विधायी परिषद और एक भाग का नाम है कार्यकारी परिषद। विधायी परिषद का काम था कि कानूनों को निर्माण करना और कार्यकारी परिषद का काम था कानूनों को लागू करना, ठीक है ना। तो यहां तक एक व्यवस्था बनती है। तो इस चीज में आपको एक चीज दिखाई देती है कि जो अभी हम संसद का स्वरूप देखते हैं,
इसमें एक प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, उसको इसमें समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल भारत का। फिर उसकी तो अलग अलग चीजें होती हैं, संस्थाएं होती हैं। एक कानून बनाने का काम करती है, वो संसद होती है। एक कानून को लागू करने का काम करती है, उसको सरकार हम बोलते हैं। तो ऐसे इसमें अलग अलग संस्था बनी थी जो आज हम वर्तमान स्वरूप इनको जानते हैं। तो यही संवैधानिक विकास आपको अलग अलग जगह देखना है कि कैसे संवैधानिक विकास हो रहा है। यहाँ से आपको केंद्रीकरण की बात दिखाई देती है, फिर यहाँ आते हैं तो आपको इस संसदीय स्वरूप दिखाई देने लगता है कि एक संस्था कानून बनाने का काम करेगी और एक संस्था कानून को क्रियान्वित करने का काम करेगी। तो आज हमने इन 3 एक्ट को पढ़ा और संवैधानिक विकास की कड़ी में हमने इसको आगे बढ़ाया। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो आपको कमेंट करना है, बाकी जो इसका आगे का पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू आप सभी को।